मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में हम आदिवासी भारत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो बड़ी राजनीतिक खबरों से। इनमें से एक खबर झारखंड की तो दूसरी खबर भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ी है। इसके बाद आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी समुदाय के लोग कैसे बेघर कर दिए गए। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मणिपुर की तरफ भी चलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानी 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने 13 जून को दोनों पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए दो बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि के कब्जे में याचिकाकर्ता यानी हेमंत सोरेन की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हेमंत सोरेन ने 2010 में जमीन पर कब्जा किया था तो उस समय विस्थापित लोगों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। उस समय तो वे सत्ता में भी नहीं थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यानी हेमंत सोरेन द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की आशंका नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उन्हें कई बार निराश होना पड़ा। इस दौरान लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, परिवार और पार्टी इस बात से खुश हैं कि कम से कम राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से छूट गए हैं। झारखंड में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों से इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित है, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने जीत ली थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। यानी राज्य के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। झारखंड की राजनीति और खास तौर से चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल से छूटने का कितना और कैसा असर होगा, यह चर्चा करने के लिए हमारे साथी श्याम सुंदर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो श्याम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद अब वहाँ की राजनीति पर कैसा असर दिखता है? देखिए, जहाँ तक राजनीति पे उनके छूटने का असर है वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा वो प्रभाव, क्योंकि 5 महीने से हेमंत सोरेन जेल में थे और लगातार उनका जेल में रहना झारखंड की राजनीति में एक मुद्दा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो जेल में थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लीड कर रही थी कैंपेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। तो हर रैली की शुरुआत में वो एक ही नारा लगवाती थी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और हेमंत सोरेन सिर्फ छूटे नहीं हैं, अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपने बताई भी कि दो बड़ी बातें हैं। तो अदालत का ये कहना कि जो मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया है उसके जो डिटेल्स हैं उसको देखकर ये नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन ने कोई घोटाला किया है। और यही बात हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे हैं। जब उन्हें विश्वास मत पर बोलने का मौका भी दिया गया था असेंबली में, तो भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि क्योंकि वो एक आदिवासी नेता हैं
इसीलिए उनको टारगेट किया गया है। और ये बात लोकसभा चुनाव परिणाम में ऐसा लगता है कि इस बात का प्रभाव हुआ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि 5 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं वो 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन जिनकी सरकार है अभी झारखंड में, उन्हें ये उम्मीद होगी कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से इस गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव होने की संभावना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। और इस बात की संभावना बताई जा रही है कि हेमंत सोरेन जल्दी ही राज्य में यात्रा पर निकल सकते हैं लोगों से मिलने के लिए। तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को एक तरह से बड़ा बूस्ट मिलेगा उनके प्रचार को। लेकिन बीजेपी की तरफ जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसने लोकसभा चुनाव में 81 में से 52 सीटों पर बढ़त हासिल की। तो इस लिहाज से तो बीजेपी अधिक दावेदार और मजबूत नजर आती है। नहीं, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कागज पर आंकड़े देखेंगे, बेशक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको 1 सीट मिली थी 2019 में, उनको 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को भी 1 सीट मिली थी, उनको 2 सीटें मिली हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन उनकी ये सफलता उन सीटों पर सीमित है जहां पर जो मतदाता है वो आदिवासी ज़्यादा है। और उसके अलावा उन सीटों पर भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं, जैसा आपने बताया कि 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली और कुल 81 सीटें हैं। आपको 41 सीटें चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव 2 अलग चुनाव होते हैं। जब आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी एक मजबूत पार्टी, एक बड़ी पार्टी नजर आती है, क्योंकि उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो झारखंड में वो विधानसभा चुनाव में एडवांटेज बीजेपी के पास नहीं है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के पास हेमंत सोरेन के रूप में एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार नजर आता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आती है जहां तक झारखंड का सवाल है। झारखंड में उनके पास कई बड़े आदिवासी चेहरे हैं। अर्जुन मुंडा हैं जो केंद्र में मंत्री थे, लेकिन वो खूंटी से चुनाव हार गए हैं। बाबूलाल मरांडी हैं जो अपने आप में बड़े आदिवासी नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के, लेकिन अभी भी वो क्या उतने ही लोकप्रिय हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहे हैं, उनको फिर से पार्टी में लाया गया है। तो उस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एडवांटेज जेएमएम और कांग्रेस के पक्ष में आता है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एक तरफा चुनाव जेएमएम और कांग्रेस के पाले में चला जाएगा, ऐसा अभी मानना कम से कम सही नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि आदिवासी इलाकों में जेएमएम और कांग्रेस को कामयाबी मिली है। तो यदि बीजेपी भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक आदिवासी चेहरा सामने रखे तो क्या उसे कोई फायदा मिलने की उम्मीद है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है बीजेपी के मामले में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में अभी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो बीजेपी ने लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि द्रौपदी मुर्मू से लेके कि वो आदिवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा मैं पिछले सवाल के जवाब में आपको कह रहा था कि झारखंड का जहाँ तक मामला है, झारखंड में जो आदिवासी है कम से कम अभी
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और इसकी एक बड़ी वजह हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया और अब जिस तरह से वो जेल से छूट कर आए हैं और जिस तरह की टिप्पणी फैसले में न्यायाधीश महोदय ने की है, उसके बाद आदिवासी को मुख्यमंत्री पद के लिए पेश करने के बाद भी कोई बड़ा फायदा बीजेपी ले पाएगी, इस बात में डाउट है, एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और तीसरी बात ये भी जरूरी है कि जब हम लोग झारखंड में घूम रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो हमने ये पाया कि जो गांव देहात के इलाके हैं जहां आदिवासी बहुसंख्यक है, वहां पर सीधा सीधा जेएमएम और कांग्रेस मजबूत नजर आती थी। जो शहरी इलाका है या जिसको आप नॉन ट्राइबल इलाका कहेंगे, या वो समुदाय जो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी समुदाय की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकाव मतदाताओं का नजर आता था। तो बीजेपी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो भी एक आदिवासी को ही पेश करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो नॉन ट्राइबल मतदाता है वो उससे छिटक जाए, वो कांग्रेस की तरफ चला जाए, अगर जेएमएम की तरफ ना भी जाए। तो एक चुनौती है, लेकिन इस सवाल का जवाब बीजेपी को तलाशना पड़ेगा कि क्या वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सामने रख के चलेंगे या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा लेकर चलेंगे, जैसा वो कई राज्यों में करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। जी, थैंक यू। और अब बात एक और राजनीतिक खबर की जो जुड़ी है भारत आदिवासी पार्टी से। भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी। इस पार्टी ने अपनी स्थापना के साथ ही राज्य की राजनीति में छाप छोड़ी। भारत आदिवासी पार्टी के नाम से लड़े पहले ही चुनाव में इस पार्टी ने राज्य की 3 सीटों पर चुनाव जीता। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सैलाना सीट पर भी पार्टी को कामयाबी मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भारत आदिवासी पार्टी ने एक लोकसभा सीट जीत के संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस पार्टी ने लगातार देश भर के मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस पार्टी ने यह उम्मीद जगाई है कि देश भर के आदिवासियों को संगठित करके और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी तैयार हो रही है। लेकिन हाल ही में पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश के विधायक कमलेश्वर डोडियार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब कमलेश्वर डोडियार ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। इस जवाब में डोडियार ने कई जरूरी सवाल पूछे हैं। भारत आदिवासी पार्टी में क्या चल रहा है? कमलेश्वर डोडियार इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल रोध जुड़ रहे हैं। कांतिलाल रोध जी, ऐसा लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी के एकमात्र नेता कमलेश्वर डोडियार अलग रास्ता लेते दिखाई दे रहे हैं। मैं भी भारत चैनल को हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मैं भी भारत चैनल को तेज आवाज बनने के लिए भारत में अधिकतम सब्सक्राइबर करें, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। आपने सवाल किया है कमलेश्वर डोडियार जो हमारे सैलाना विधायक हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के, वो उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें बहुत सारे सवालों का जड़ी लगा दी है। तो वो लेटर मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास भी आ चुका है। कल ही मुझे पता चला जब आपने फोन किया था, और उससे पहले मेरे पास पढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा नहीं था। तो उसके अंदर जो सवालों की जड़ी लगाई है उसमें कुछ हद तक तो सवाल सही है, कुछ हद तक सवाल सही नहीं है, ऐसा भी अपन मान सकते हैं। क्योंकि कमलेश्वर भाई हमारे छोटे अनुज भाई हैं और सीखते हुए लोग हैं। उन्होंने राजनीति का इतना अनुभव है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रथम बार विधायक बने हैं और शायद वो सीख रहे हैं।
इसलिए सवालों की जड़ी लगा दी है। और जिस प्रकार से उन्होंने सवालों की जड़ी लगाई है, वो आप धीरे धीरे एक एक सवाल पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर देते जाऊंगा। कांतिलाल जी, आप लोग कहते हैं कि पार्टी के चुनाव में उम्मीदवार के लिए पार्टी की खास सिलेक्शन प्रणाली है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश के विधायक की बातों से लगता है कि उस प्रणाली का पालन नहीं किया गया है। बिल्कुल कमलेश्वर डोडियर का सवाल वाजिब है, क्योंकि जहां आदिवासी परिवार की विचारधारा विकसित हो चुकी है, जहां आदिवासी परिवार पहले से स्टेब्लिश है, उसके सामाजिक विंगे जहां सक्रिय रूप से काम कर रही है, और आदिवासी परिवार की 12 सामाजिक विंगे हैं, उनके समस्त पदाधिकारी हमने नियुक्त कर दिए गए हैं। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झाबुआ, रतलाम अछूता रहा था, और उसके बाद में दाहोद, पंचमहल, अरवली और कुछ जिले अन्य हैं, वहां पर आदिवासी काम कर रही है। तो कमलेश्वर डोडियर का जो इलाका है रतलाम, बिल्कुल हमारा सटा हुआ है। लेकिन चूंकि कमलेश्वर डोडियर एक तो आंदोलनकारी छात्र रहे हैं और एलएलबी कर रहे थे, तो वो वहां पे भी कुछ छोटे मोटे स्तर पर हमने काम चालू किया था। तो वो एलएलबी करते हुए वहां उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, और आदिवासी परिवार की ये विंगे को नहीं समझ पाए थे। और हो सकता है कि रतलाम के अंदर सामाजिक विंगों का स्थापना नहीं हो पाई हो, या फिर उसके विचारधारा वाले लोग नहीं बनते हो। फिर भी हम मानते जानते हैं कि आपका चंदू मैडा हो गया, रेखा नंदी हो गया और केसी नरमा हो गया, ये जो जनपद जिला पंचायत ने जिला परिषद सदस्य बनाए हैं, वो तो इस व्यवस्था को मानते हैं। और कमलेश्वर डोडियार शायद नहीं समझ पाए हैं, तो उनमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कमलेश्वर डोडियार सीधा आपके जेएस का संगठन से जुड़े हुए थे। और जेएस के 4 संगठन है, एक कमलेश्वर डोडियार का संगठन है, एक विक्रम आचार्य का संगठन है, एक डॉक्टर हीरा अलावा का संगठन है, और एक लोकेश मुजालदा का संगठन है। तो ये अलग अलग संगठन है, 4 संगठन है, उनके ही टुकड़े हो चुके हैं। तो अब ये आपका जयेश कमलेश डोडियार अलग चला रहे थे, तो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन जब टिकट की बात आई, तो हमने कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के साइन शुदा लेटर आने पर हमने कमलेश्वर डोडिया को मैंडेट दिया है। तो उसमें ये मान लेना चाहिए कि क्योंकि चूंकि वहां कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ था आपके निचले स्तर की, तो कुछ लोगों ने साइन करके दे दिया कि भाई हमारे ये फलाने फलाने व्यक्ति को मैंडेट दिया जाए, क्योंकि ये आंदोलनकारी है, हर कानून को जानने वाले हैं, और एलएलबी कर रहे हैं, और हर बार पुलिस से भिड़ते रहते हैं, जेल में भी गए हुए हैं, और आदिवासी समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, जो भी मजलूम तबका वर्ग है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो हमने उनको मैंडेट दे दिया। कमलेश्वर डोडियार की बात से ऐसा भी लगता है कि वे इस बात से नाराज हैं कि पार्टी में कुछ लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। क्या यह बात सही है? नहीं, आपका सवाल भी कुछ हद तक सही है या नहीं सही है। अब ये सवाल कमलेश्वर ने किया है, तो संगठन आदिवासी परिवार संगठन बोल रहे हैं कि पार्टी को संगठन बोल रहे हैं, ये भी एक सोचने का बिंदु है, विचारणीय बिंदु है। अगर आदिवासी परिवार में कोई एक तरफा फैसला ले रहा है, तो वो हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं। और दूसरा, राजनीतिक संगठन है जो हमारा बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, में कोई एक तरफा फैसला ले रहा है, या कुछ लोग वर्चस्ववादी आपका व्यक्तिवादी या संगठन संगठन में ताकतवादी हो गए हैं, तो उसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन लोग हैं वो। और कमलेश्वर ने एक सवाल इंगित उंगली खड़ी की है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो खुद में भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं होगी, मात्र आप लोग संस्थापक माने तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो हिस्सा मेरा आप देख रहे हैं, जो हिस्सा देख रहे हैं, वो हिस्सा मेरा आज बोलने का थोड़ी तकलीफ हो रही है। और जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे पार्टी का कार्य करके, और हमारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारे एक जगदीश भाई पांडव जो उदयपुर जिले के थे, उनकी डेथ हो गई। मोहनलाल हमारा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उनके 32 टाके आए। मणिलाल ग्रासिया के भी बहुत सारे चोटें आई, और हमारी गाड़ी भी डैमेज हो गई। मुझे 6 दिन तक मरा हुआ था, हॉस्पिटल में कोमा में था, और 1 महीना एसएमएस हॉस्पिटल में रहा। तो ये जो भारत आदिवासी पार्टी में कोई वर्चस्ववादी या फिर ताकतवादी हो गए हैं, तो उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे कौन लोग हैं।
और मैं संस्थापक सदस्य हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी को भी हम लोग पूछेंगे। और ऐसे अगर कुछ लोग हो गए हैं तो हम मिल बैठ के उसका निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि ये घर के बर्तन है तो बजते ही रहते हैं। घर में ज्यादा बर्तन होंगे उसमें बजेंगे फटफड़ाट, तो उस बर्तनों को शांत करने का तरीका हमारे पास है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या कमलेश्वर डोडियार पर आपकी पार्टी कोई कार्यवाही करेगी? देखिए, ऐसा है कि कमलेश्वर डोडियार एक अग्रेसिव, मतलब बोलते हैं अग्रेसिव व्यक्ति हैं, मतलब गुस्सेल व्यक्ति हैं। आप भी जानते हैं उनको, अपन बार बार कहीं कहीं उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, या फिर ये इस मामले के लिए जेल में गए, आंदोलन के लिए जेल में गए, तड़ीपार रहे, जिला बदर हो गए। ये सारी व्यवस्था हमने देखी है कमलेश्वर जब एमएलए नहीं थे उस समय। तो निश्चित रूप से हम कमलेश्वर डोडियार को समझाएंगे। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले कतई नहीं है। और हमारा एक अकेला आपका विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके मार्फत से हम अन्य लोगों को जोड़ेंगे। और कमलेश्वर डोडियार का एक सवाल है जो आप शायद कर नहीं पाए मेरे से, कि वो उनका एक सवाल था, पूछना ये है कि मध्य प्रदेश की बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष रतलाम का अध्यक्ष कौन है, नगर अध्यक्ष कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो मेरा ये कहना है कि कमलेश्वर डोडियार स्वयं वहां के आपके एमएलए हैं, और हम क्योंकि दूर रहे, अब दूर है वहां से, और ये जमी जमाई पार्टी नहीं है। हम जैसे तैसे उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप जानते हैं आदिवासी पार्टी को ना तो कोई फंड देगा ना कोई पैसा देगा, इसलिए वहां के एमएलए बने तो उनको स्वयं वहां के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको बुला के या फिर उनको चाय पानी की बुला के मीटिंग बुलानी चाहिए, और उनके कागज उनको लेने चाहिए, नाम लेने चाहिए, मोबाइल नंबर लेने चाहिए, गांव के नाम लेने चाहिए कि भाई उस गांव में कौन सी समस्या आ गई। अगर मैं विधायक हूँ तो मैं पूरे मध्य प्रदेश का विधायक हूँ, सेलेना का अकेला नहीं हूँ। तो जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा। आपका झाबुआ में कार्यकारिणी बनी हुई है छोटी मोटी, आपके रतलाम में बनी हुई छोटी मोटी कार्यकारिणी, आपके अलीराजपुर में बनी छोटी मोटी, इसे आसपास के इलाकों में जो छोटी मोटी कार्यकारिणी बनी है, तो भाई कमलेश्वर को ये सारी कार्यकारिणी के पद के जो नाम है वो लेने चाहिए, और उनको बहुत हम लोग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से अगर नहीं मानते तो मैं खुद कमलेश्वर के पास जाऊंगा, उसको मनाऊंगा, क्योंकि मैं फाउंडर सदस्य हूँ। फाउंडर सदस्य पहले सबसे पहले हम लोग कमलेश्वर के विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाया है, मैं गया हुआ हूँ, और मध्य प्रदेश में मैंने अधिकतम काम किया है और उसके साथ में काम किया है, और निश्चित रूप से वो मेरी बात जरूर मानेंगे, वो अलग नहीं जाएंगे। वो आदिवासी परिवार हो, चाहे जयेश हो, चाहे अन्य कोई भी सामाजिक संगठन हो आदिवासियों का, तो हम लोग मिल के काम करेंगे। मिल के काम करेंगे तो ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो दुश्मन हारेगा। जिस प्रकार से अभी आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजकुमार रोज को हमने लोकसभा भेजा, क्योंकि एक ताकत दिखाई। अगर ताकत नहीं दिखाई होती तो हम नुकसान में जाते। फिर भी हमारा उदयपुर का है, रतलाम का है, ऐसे सांसद को भी हमने चुनाव लड़ा है, लेकिन वहां पे एक ताकत नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा है। तो हम कमलेश्वर को निश्चित रूप से समझाएंगे, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम लोग 8 से 10 एमएलए निकालने में सफल हो गए, 15 एमएलए में। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमारे लोगों के पास में आएगी और उन्हें समर्थन मांगेगी। उस समय हमारे 2-3 मंत्री हो सकते हैं और हमारे कमलेश्वर बड़े मंत्री बन सकते हैं, इसलिए कमलेश्वर को समझाएंगे जरूर। कांतिलाल जी, आप हमसे जुड़े और हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां एक आदिम जनजाति के परिवारों को बेघर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश के आदिवासियों में पीवीटीजी यानी विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समुदायों के हर परिवार को घर देने का संकल्प लिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनमन कार्यक्रम के लिए 24,000 करोड़ का बजट भी है, लेकिन इस घोषणा का मजाक बनाते हुए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला प्रशासन ने पिछले शनिवार यानी 22 जून को कई पीवीटीजी परिवारों के घर तोड़ दिए।
यहाँ के प्रेमनगर ब्लॉक के पहाड़ी कोरबा और पंडो आदिवासियों की बस्तियों को तोड़ दिया गया है। पहाड़ी कोरबा और पंडो दोनों ही जनजातियों को छत्तीसगढ़ में आदिम जनजाति माना जाता है। जिन बस्तियों को प्रशासन ने तोड़ा है, वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। उजाड़े गए लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें एक नोटिस दिया गया था, लेकिन जिस दिन उनकी सुनवाई थी उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पेश होने के लिए मना कर दिया गया। ये मामला प्रेमनगर ब्लॉक के महेशपुर ग्राम पंचायत के तालाब भादा और लाली बुदार पारा का है। महेशपुर ग्राम पंचायत के तालाब भादा के पीड़ित प्रभुराम कमरो ने बातचीत के दौरान हमें बताया कि जिला अधिकारियों ने उन्हें एक तारीख दी थी और मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन इसके 2-3 दिन बाद उनके पास क्लर्क का फ़ोन आया। फ़ोन पर उनसे कहा गया कि अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वे ना आए। यानी पहले मिलने के लिए बुलाया और फिर फ़ोन करके मना कर दिया। फिर अचानक ही शनिवार को नगर निगम, वन विभाग और थाना अधिकारी आए और उनके घर को तोड़ दिया गया। प्रभुराम कमरो का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पेशी के लिए बुलाया था तो उन्हें गांव वालों से मिलना चाहिए था और कम से कम उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि उनकी बस्ती में 40 से 45 परिवारों के करीब 150 लोग रहते थे। इन सभी परिवारों को बेघर कर दिया गया। उनकी बस्ती के किसी घर को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि उनके इलाके से सटे मुख्यधारा समाज के घर वैसे के वैसे मौजूद हैं, केवल उनकी बस्ती को ही उजाड़ा गया है। कोरबा और पंडो आदिवासी पहले से ये शिकायत करते रहे हैं कि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड, कहीं भी इनका नाम शामिल नहीं है। वोटर कार्ड तक नहीं है। इस बस्ती के आदिवासियों की स्थिति पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही तैयार की थी। आप वह रिपोर्ट हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और अब बात मणिपुर की, भारत का वो राज्य जो पिछले 1 साल से हिंसा में फंसा हुआ है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अनेक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। इस दौरान मणिपुर से चुने गए दोनों सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। लोकसभा में जैसे ही कांग्रेस के मणिपुर के सांसदों की सदस्य पद की शपथ शुरू हुई, पार्टी के सांसदों ने मणिपुर मणिपुर के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी भी दोनों सांसदों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। आंतरिक मणिपुर सीट से चुने गए कांग्रेस के अंगोमचा बिमल अकोइजम और बाहरी मणिपुर से सदस्य चुने गए कांग्रेस के अल्फ्रेड कनंगम एस अर्थर ने शपथ लेते समय संविधान की प्रति हाथ में ले रखी थी। अकोइजम ने मणिपुरी में, वहीं आर्थर ने अंग्रेजी में शपथ ली। दोनों सदस्य जब शपथ लेने के लिए पोडियम तक पहुंचे तो कांग्रेस के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेजें थपथपाई। आर्थर जब शपथ लेने के लिए उठे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मणिपुर का परंपरागत परिधान कंधे पर डालकर आए आर्थर ने शपथ के अंत में मणिपुर हिंसा के संबंध में कहा, मणिपुर को न्याय दिलाइए, देश बचाइए। मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। उधर मणिपुर में हजारों आदिवासियों ने सोमवार यानी 24 जून को रैली निकाली और राज्य में चल रही जातीय हिंसा को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान की मांग की। साथ ही कुकी-जो संगठन ITLF ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा और एक बार फिर मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग दोहराई। मणिपुर से अब चलते हैं त्रिपुरा, जहां आदिवासी इलाकों में विलेज कमेटी के चुनाव के लिए कई सालों से आदिवासी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायतें काम करती हैं, वैसे ही त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में विलेज कमेटी काम करती है। राज्य के आदिवासी इलाकों में 587 गांव में विलेज कमेटी के चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं। इसकी वजह से आदिवासी गांवों में विकास के काम रुके हुए हैं।
साल 2022 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने विलेज कमेटी के चुनाव उसी साल के अंत तक कराने का निर्देश दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक विलेज कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए हैं। पिछले दिनों त्रिपुरा सरकार में शामिल हुई टिपरा मोथा ने जल्दी से जल्दी विलेज कमेटी के चुनाव कराने की मांग की है। इस सिलसिले में पार्टी ने राज्य के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र के जवाब में राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि विलेज कमेटी के चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है। आज के लिए इतना ही। आदिवासी भारत से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मैं भी भारत। नमस्कार।